बंद कर दो। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? जय हिंद, जय हिंद, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग। होमवर्क नॉट डन? ये तो अच्छी बात नहीं है। गॉड ब्लेस यू पायल। ऑल होमवर्क डन। रेहान, चलिए आ जाइए। स्वागत है आप सबका। तुषार, गॉड ब्लेस यू। यस, होमवर्क विल डिस्कस इन रेगुलर क्लासेस। ठीक है, होमवर्क रेगुलर क्लासेस में ही डिस्कस होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होमवर्क हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। वेल डन सम्यक। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। होमवर्क हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड, चलिए जी। तो क्या करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड, मजा आएगा। आज हम एरोमेटिक करेंगे। वो कह रहा आज एरोमेटिक पूरा कंप्लीट करवा दोगे। अरे फॉर्मेलिटी थोड़े करनी है। आइए जरा ध्यान से सुनिए। चालू करें उससे पहले कुछ एरोमेटिक कंपाउंड से आपको मिलवा देते हैं। फ्यू एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या आप इनके स्ट्रक्चर ढूंढ के लाएंगे? हाँ जी, जैसे बेंजीन ढूंढ लाओगे स्ट्रक्चर, क्लोरोबेंजीन। सही है जी। टॉलुइन, ठीक है जी। क्यूमीन एंड नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। सिक्स्थ, एनिलीन। सेवेंथ, बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाइट्रोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, फिनॉल। फिनॉल को एक और चीज बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। बेंजोइक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। हमने ये जो 10-11 लिखे हैं, ये तो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में है। डायरेक्ट है मतलब, बाकी सब इनडायरेक्ट सिलेबस में है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ेंगे भाई साहब। बहुत अच्छे रेहान, होमवर्क सुबह सुबह किया, अच्छी बात। बेंजो नाइट्राइल। अब कई ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। एसिटाफिनॉन, ये सब आईआईटी को बहुत पसंद है। ये नाम कॉमन नेम में पूछे जाएंगे, फैल न जाना, इसलिए ये सारे नाम तुमको मालूम होने चाहिए। एसिटाफिनॉन, बेंजोफिनॉन, टॉलुडीन। टॉलुडीन लिखते ही लिख देना ओएमपी। ओएमपी मतलब आर्थो मेटा पैरा। चलो इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। एनिलीन भी है, आखिरी में ईन आ रहा है। एंड टालू भी है, टालू, टॉलुडीन।
ये आया मेटाटोलुडीन, ये आया पैराटोलुडीन, समझ रहे हो? तो ये है आर्थोटोलुडीन, लिख लोगे जी, मेटाटोलू मेटाटोलू, ये है पैराटोलुडीन, ये है पैराटोलुडीन। उसके बाद आते हैं 16th, एसिटिलाइड। एसिटिल, इन सब का स्ट्रक्चर आता है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वेरी गुड। एसिटिलाइड, ऐसे मेरे भाई एक आएगा क्रीसॉल। क्रीसॉल भी क्या होगा? OMP, क्रीसॉल भी होगा OMP। क्रीसॉल जो है वो है 17 नंबर पे, 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर पर आएगा आपका, मेरे भाई कभी सुना है कैटिकॉल या कैटिचॉल, जो भी बोलना है बोल लीजिए। रिसोर्सिनॉल 20th, क्वीनॉल 21। ये सब वही कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। थैलिक एसिड 22, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड 23 पर चलते हैं। जाइलीन, जाइलीन OMP, जाइलीन बोले तो OMP 24। स्टाइरीन, ठीक है 25। एनिसोल, सही है जी, सही है। आइए, एनिसोल हो गया, स्टाइरीन हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ और सुंदर सुंदर कंपाउंड की, करें बात। इसके बाद आते हैं कुछ हेट्रोसाइक्लिक को पकड़ लेते हैं। फ्यूरन, पायरोल, थायोफीन, हाँ जी, थायोफीन 29। क्या आपको पता है पिरिडीन? आपको पता होना चाहिए नैप्थलीन, ये सब हमने यूज भी किया है ऑर्गेनिक में। एंथ्रासीन, आपको पता होना चाहिए फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन आपको पता होना चाहिए एजुलीन, राइट। वो पूछ रहा है टोटल कितने हैं, अरे भाई साहब, अल्फा नेप्थॉल, वो टोटल तो इनफाइनाइट है, हम वो लिखेंगे जो हमारे काम के। बीटा नेप्थॉल, मेरे भाई कुछ ऐसी चीजें लिखाने जा रहा हूं, तनिष्क लगे रहो, कंप्लीट हो जाएगा सब। सॉरी, एक लेक्चर पर डे के हिसाब से। बीटा नेप्थॉल हो गया, अल्फा नेप्थॉल हो गया। अब जो चीज है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये है आपका DDT, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। 37 की बात कर,
कीटनाशक के बाद हम चलेंगे एंड डू यू नो पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड के बाद हम पढ़ेंगे एक एक्सप्लोजिव, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। विस्फोटक होता है ये, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव। स्ट्रक्चर क्या गूगल से देख रहे हैं, यानी कि बाकी चीजें सब गूगल से देखोगे और काम की चीज आई तो फिर पूछ रहे हो कहां से देखे। तारा गूगल को कुछ तमीज की चीज के लिए भी यूज कर लो यार, है। 39 टीएनटी हो गया भाई साहब, ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गया है, पिक्रिक एसिड हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा, क्या आपने इंडिकेटर सुना है? फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर था। एंड सुना तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी होगा, तुम बोल नहीं रहे हो। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये सब हमारे सिलेबस में है दोस्त। 41 एस्प्रिन, दर्द निवारक, पेन किलर, एनाल्जेसिक। 42 बहुत पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक होती है, हाँ जी, टेम्परेचर को लो करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। 44 क्लोरामाइन टी, क्लोरामाइन टी, यस वही है पायल, क्लोरामाइन टी हो गया। एंड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, याद है पिछली क्लास में पढ़ा है, बताओ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का क्या नाम दिया था हमने? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या नाम दिया था हमने, बताओ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का क्या नाम दिया था? नहीं याद आया? हेंसबर्ग्स, भार्गव, वेल डन। हेंसबर्ग्स रीजेंट, हेंसबर्ग्स रीजेंट था ना 45, 45 हेंसबर्ग्स रीजेंट था। क्या तुम लोगों ने सुना है इनऑर्गेनिक बेंजीन? इसी को हम बोलते हैं बोराजीन, इसी को बोलते हैं बोराजोल, याद तो होगा। चलो जी पैक करते हैं। इंडोल, इंडोल जी, इंडोल, इंडोल, हाँ हिंसबर्ग्स था, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम गेस करते हैं तो हमने सारे कर लिए। ये नाम है बस थोड़ा, इसमें से मुझे ऐसा लगता है 60% या 50% आपको आते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या, कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड की शकल सूरत हमने देख ली, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, सारे लोग देखेंगे। वो है रिएक्शंस shown by aromatic compound, aromatic compound। हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन कौन सी शो करते हैं, राइट। तो मेरे भाई ज्यादा ध्यान से देखें, जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड और इस पे ये आया XY, ठीक है, बहुत आराम से देखेंगे। अब अगर आपने दो केसेस हो सकते हैं, सारे मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड पर हर जगह
कोई ना कोई चीज तो लगी होगी, एक H हो सकता है या कुछ और हो सकता है, और ये आया XY। तो अभी तक आपकी आदत थी कि पाए बॉन्ड हटाओ, वहां पर कुछ बाहर से आने वाली चीजों को जोड़ दो। देख पा रहे होंगे आप लेकिन मैं आपको बता दूं, ये है एडिशन रिएक्शन। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम एरोमेटिसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। मतलब ये एरोमेटिक है और आपने इस रिएक्शन को अगर कराना है तो आपको इसकी एरोमेटाइज्ड स्टेबल सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एंड नॉर्मली आपके पास इतना एनर्जी नहीं होता कि आप इतने स्टेबल सिस्टम को तोड़ पाए, इसलिए ये नहीं होता, इसलिए एडिशन नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? तो अब होता क्या है मेरे भाई? इससे मैंने बात की, मैंने कहा क्या करना चाहोगे? कह रहा सर चाहने वाली बात अगर है तो मैं चाहूंगा कि मेरी एरोमेटिसिटी अंत में बरकरार रहे, लास्ट में मेरी एरोमेटिसिटी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो मेरे भाई या तो तुम्हें यह आंसर मिलने वाला है, ध्यान से देखो, या तुम्हें यह आंसर एक ही से समझ लो, ये इस टाइप के आंसर में एरोमेटिक कंपाउंड बहुत खुश होता है। डोंट यू थिंक कि यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है? यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है जिसमें मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें एरोमेटिसिटी लास्ट में फाइनली बरकरार है। तो अब इसी बात को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, वो है नोट पे फर्स्ट पॉइंट। एरोमेटिक कंपाउंड doesn't undergo addition reaction usually। क्या आप मेरी एक बात समझ गए? मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में यह मुमकिन नहीं है कि तुम एरोमेटिसिटी के अगेंस्ट, एरोमेटिक स्टेबलाइज सिस्टम के अगेंस्ट जाकर एडिशन करो। जैसे ही तुमने पाई बॉन्ड पे एडिशन किया, आप देखो यार ये कंजुगेटेड ही नहीं है, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन ही नहीं है। तो मेरे भाई ये आसान नहीं होता, पहली बात कि ऐसा कर पाए। हां, अगर आप ऐसा इतना टेम्परेचर या चीजें रखते हैं तो भी किया जाएगा। अबे यार ये कहां फंस गया? सारे लोग देखिए, हाँ ब्रिज तोड़ देता था क्योंकि वो मेटल था, मेटल। अब यूजुअली सो क्या करते हैं, उस पर चलते हैं। यानी कि एक दो तीन रिएक्शंस तो मैं आपको कराऊंगा एडिशन की, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होंगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स यूजुअली सो substitution reaction, usually so substitution reaction, जैसा कि यहां दिखा हुआ है। यस यू आर राइट सरीफुल। तो मैंने भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है वो देखते हैं। ए एंड बी, एक शो कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और एक शो कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
तुमने कभी नाम को ध्यान से समझा है? ये है SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसे कई बार हम EAS लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आइए, एक बच्चा कह रहा है सर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन के पास या एरोमेटिक कंपाउंड के पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा, राइट? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन में पहले समझो, पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, क्या आपने देखा है SN2 में कौन जाता है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। SN1 में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो क्या रहा? न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल को हटा रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बच्चा आया कह रहा हम वो नहीं कह रहे हैं। हमने कहा क्या कह रहे हो? कह रहा हम ये कह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आराम से आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आराम से आ सकता है। आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? न्यूक्लियोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल कैसे जाएगा? ये ही तो समझने वाली बात है, यही मजेदार चीज आएगी। ध्यान से देखें, हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सारे लोग देखें, ये बहुत मजेदार है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SNAR। चलिए जी, इसे समझेंगे हम ध्यान से, ठीक है जी? ओके। पॉसिबल मैकेनिज्म, या हाँ जी, पॉसिबल मैकेनिज्म पर चले। सारे लोग देखेंगे पॉसिबल मैकेनिज्म में, ठीक है जी? तो 3 मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं जिन्हें हमें समझना होगा। एक जो है पहली मैकेनिज्म, इसे हम इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, या ध्यान से देखें SN2AR बोलते हैं, या इप्सो बोलते हैं, या SNAE मैकेनिज्म बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। इसे हम सेकंड वाले को हम बोलते हैं SN1AR, या हम बोलते हैं एराइल केटायन मैकेनिज्म। एंड तीसरी मैकेनिज्म है SNEA, ठीक है, या साइन सब्स्टिट्यूशन, या बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं 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 सरीफुल, उसका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान है। सुनो, पूरा 100% समझ में आएगा। सॉरी, ध्यान से देखें। When a nucleophile substitutes another nucleophile attached on aromatic ring, सही है, it is known as SNAR reaction, SNAR reaction। आइए, अब ये 3 मैकेनिज्म है, ये तीनों मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहले एक एक लेकर 1 by 1, ठीक है जी? SN2AR मैं लिख रहा हूं, सारे मतलब यहां पर आपको बताऊंगा। SN2AR मैकेनिज्म। बात दोस्तों तब की है, ये मैंने पहले भी कहा था, ध्यान से देखो मेरे भाई। एक दिन
एक NaOH मेरे पास आया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर आज तो ऐसा हुआ जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा एक क्लोराइड ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा रास्ता एक क्लोराइड ने रोका? कह रहा मैंने कहा तुम इतने डैश हो, क्लोराइड के एंटी बॉन्डिंग पे लात मारते या फिर एलिमिनेशन करके आते, क्या सोच कर आए थे? सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे। इसने कहा सर वो मैं जल्दी में था तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा ना 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 ना, ना। दुनिया क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? तुम एक हैलाइड से डर के आ गए। सारे हैलाइड और लिविंग ग्रुप तुमसे डरते हैं, तुम उससे डर के आ गए। NaOH ने कहा सर 5 मिनट दे दो। मैंने कहा क्या करोगे 5 मिनट में? जाकर क्या चुल्लू भर पानी ढूंढोगे? उसने कहा सर 5 मिनट में 2 मिनट जाने के, 2 मिनट आने के और 1 मिनट निपटाने का, इस CL को निपटा कर आता हूं। मैंने कहा विजयी भाव। गया तो वो, लेकिन वो आया नहीं। आई तो उसकी खबर समझ में आया। लोकल हॉस्पिटल के ICU से कोई 4 घंटे बाद फोन आया कि एक NaOH बहुत ही गंभीर अवस्था में एडमिट किया गया है, उसके मुंह से बस एस्केम सर निकल रहा है। मैं वहां पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, इतनी बुरी हालत में था भाई, वो इतनी बुरी हालत में था। मैंने कहा क्या हुआ? NaOH उसने बोला कि सर मैं गया, मैंने ट्राई किया CL को हटाने के लिए, आजू से बाजू से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से। मैंने कहा फिर? कह रहा सर फिर उसने ट्राई किया और ये हाल कर डाला है। मैंने उससे कहा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। NaOH इमोशनल हो गया, कह रहा सर लेकिन मुझे इस लिविंग ग्रुप को हटाना है, अब मैं बदला लेना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक हो जाओ या अभी चल रहे हो बदला लेने? कह रहा नहीं सर बाद में, लेकिन बदला लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, तुम ठीक हो जाओ तुम्हें फिर भेजेंगे। कह रहा नहीं नहीं सर, मतलब वो नहीं है मेरा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं, इसने तुमको पीटा है, हम सब मिलकर इसको पीटेंगे। उसने कहा यस सर, कुछ ऐसा तरीका बताओ। मैंने कहा देखो, जब तक तुम ठीक हो रहे हो तब तक इसके घर के आजू बाजू हम अपने बंदे बैठा देते हैं और इसके घर के एकदम सामने वाले पर भी अपना बंदा बैठा देते हैं। अब ये सब ध्यान देंगे LG कब आ रहा है, LG कब जा रहा है, और पूरा लेखा जोखा रखेंगे और फिर NaOH तुमको भेजेंगे। तो मैं क्या, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाके इसको हटा पाएगा? ध्यान से सुनना। NaOH ने कहा कि सर बस ये कंफर्म कर लीजिएगा कि ये जेड अपने ही बंदे हो। मेरे भाई आइए आप देखिए, SN2AR कुछ खास कंडीशंस में ही होता है। सारे लोग देखें ये रिएक्शन हो जाती है, ये जो आपके सामने मैंने लिखी है अभी यही SN2AR का एग्जाम्पल है, यही SN2AR का एग्जाम्पल है। देखो मगर बोर्ड पर ये आ गया LG माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने LG को हटा दिया। अब अगर हम बात करें कि क्या है ये जेड एंड ऑल, मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि पहले हम जेड की ही बात करते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो जेड है, आ जाओ ये न्यूक्लियोफाइल, एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। तो पहली प्रॉब्लम ये बताओ कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां पहुंचेगा कैसे? सारे बताओ। वेल डन वर्षील, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ये कब पहुंचेगा? जब ये थोड़ा कम न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में बदले, और ये तब हो सकता है जब ये जेड इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। जब ये जेड इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, मानते हो या नहीं, तो मेरे भाई जेड मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लाइक सारे देखो, जेड हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, CN,
CHO, COR, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं LG लीविंग ग्रुप, तुमको मालूम है भाई, आया इसमें हर चीज लीविंग ग्रुप नहीं हो सकती। जिसकी फील्डिंग सेट होगी, जिसकी फील्डिंग सेट होगी वो सब लीविंग ग्रुप होंगे। यूजुअली ये मिलेंगे, यूजुअली ये मिलेंगे। क्या ही बताऊं, न्यूक्लियोफाइल पढ़ पढ़ कर ही तो तुम बड़े हुए हो मेरे भाई। OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, NH2 जितने न्यूक्लियोफाइल तुम्हें पता है, समटाइम्स वाटर इटसेल्फ। सही है या नहीं? तो मेरे भाई इसमें से कोई जेड ले सकते हैं, कोई लिविंग ग्रुप ले सकते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। मजेदार बात क्या है, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, 3 की जगह अगर 2 ही जेड होंगे तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन थोड़ी स्लो होगी। अगर एक ही जेड होगा तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन थोड़ी और स्लो होगी। लेकिन अगर तीनों जेड नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी। सुन रहे हो ना तुम? ये है मेरे भाई कहानी। तो रिएक्शंस मैंने आपको कुछ दी हैं। ये पहली रिएक्शन, ये है दूसरी रिएक्शन, और ये है तीसरी रिएक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें हमने एक लिविंग ग्रुप ले लिया Cl, हमने ये ले लिए NO2। हम अलग अलग भी ले सकते हैं, हम अलग अलग भी ले सकते हैं, और हमने ये NaOH ले लिया, बट जल भी लिया जा सकता है। सॉरी, जल भी। हाँ, वेरी गुड। पायल ने एक क्वेश्चन पूछा है, इनका क्वेश्चन जेड की पोजीशन को लेकर है कि जेड यहीं क्यों लगा है। इस पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अभी बात करेंगे। जेड यहीं क्यों लगा है, मेटा पर होता तो क्या होता, उस पर हम अभी मैकेनिज्म में बात करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, लीविंग ग्रुप वही होगा जिसके आर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जिसके आर्थो या पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप होगा। आओ बच्चों, मैकेनिज्म करें, खुशियां मनाएं, देखना बहुत मजा आएगा आपको। पहला जवाब अभी जो प्रश्न उठा है उसका मिलने वाला है आपको। ये है Cl। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये NO2 की खास पोजीशंस का एक खास मकसद होता है। बताओ, देने वाला देता है तो किधर देता है? देने वाला ग्रुप देता है तो किधर देता है? आर्थो पैरा पर देता है, और लेने वाला लेता है तो किधर से लेता है? आर्थो पैरा से लेता है। सोचो, अगर NO2 अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं? तीनों NO2 यहां से खींचेंगे। ये NO2 भी यहां से खींच रहा, ये NO2 भी यहां से खींच रहा, नीचे वाला NO2 भी यहां से खींच रहा। तो बताइए, क्या इससे आपको इस येलो डॉट पर खूब सारा प्लस मिलेगा या नहीं? एंड Cl के प्लस R की वजह से भी और NO2 के माइनस R की वजह से भी ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी। सही है या नहीं? ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, और प्लस जहां ज्यादा आया है OH वहां अटैक कर जाएगा, और जब OH अटैक करेगा
तो आप बहुत आराम से एक बेहतरीन चीज देख सकते हैं। सारे देखो, क्या आपने देखा आर्थो पे माइनस आया, और जहां माइनस आया है वहीं NO2 लगा है। भाई साहब, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। क्या आपको NO2 की पोजीशन के दो यूजेस में दिखा चुका हूं या नहीं? मेरे भाई देखो, बहुत तगड़े तरीके से देखो। देखो जी देखो, किसने मना किया ना? देखो माइनस, अच्छा ये माइनस जो है ये रेजोनेंस करता हुआ फिर यहीं आएगा या नहीं? मेटा पर तो माइनस आ ही नहीं रहा है। माइनस जो है वो आर्थो और पैरा पे डोल रहा है, तो ग्रुप वहीं पर है। डबल फायदा, एक तो विड्रॉ करके वहां प्लस बढ़ाया, दूसरा आने वाले माइनस को स्टेबलाइज किया। तो बताइए, क्या आप बाकी आरएस बना सकते हैं? बाकी आरएस बना सकते हैं जी? जल्दी बोलो। मैं सारे आरएस नहीं बनाऊंगा, ठीक है जी। ये कार्बन आयन है क्योंकि इसमें कार्बन पर माइनस डोल रहा है, और इसे हम इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं कि रिंग में क्या घूम रहा है? माइनस। यहां क्या है? NO2। यहां क्या है? NO2। और यहां क्या है? NO2। मेरे भाई ये एक कार्बन आयन, कार्बन आयन, और इसे हम बोलते हैं मीसन मायर्स कॉम्प्लेक्स। मीसन मायर्स कॉम्प्लेक्स, ये कार्बन आयन है। मीसन मायर्स कॉम्प्लेक्स ये एक कार्बन आयन है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा सर, आपने एरोमेटिसिटी की ऐसी की तैसी कर दी है। मेरे भाई बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा वो भी तो देखिए। क्या आप अभी, ये इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो अभी आपने इधर बनाना था यहां पे। ये देखिए मेरे भाई, स्टेप 2 की बात करेंगे। क्या ये कंपाउंड बोल रहा होगा मेरी एरोमेटिसिटी मुझे वापस करो? मेरे भाई, क्या रेजोनेंस से इस कार्बन पर माइनस होगा या नहीं? और ये कार्बन का माइनस तेज तेज मुस्कुरा रहा होगा। बोलो क्यों? बताओ क्यों मुस्कुराता है ये तेज तेज? क्योंकि ये कहेगा मेरे ही कार्बन पर, जिस पर मैं लगा हूं, उस पर Cl लाकर आपने क्या सोचा छोड़ दूंगा मैं? मेरे भाई बधाई हो, आपको ये प्रोडक्ट की प्राप्ति हुई है। ये देखिए, ये और साथ में Cl माइनस निकल गया, पिक्रिक एसिड बन गया। यस 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 यस, हाय है ना? ये दो स्टेप हैं आपके सामने, स्टेप 1 स्टेप 2। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, पहले में जा रही है और दूसरे में आ रही है? तो बताओ, एरोमेटिसिटी की बात कर रहा हूं, पहले में एरोमेटिसिटी जा रही है, दूसरे में आ रही है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा स्लो स्टेप होगा? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा स्लो स्टेप होगा? जल्दी बताइए, कौन सा स्लो स्टेप होगा? वेल डन, ये है इसका RDS स्टेप। बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा इसमें देखना। RDS स्टेप पर चले आपको लेके, आओ जी। नोट में बताओ क्या क्या लिखा तुमने? क्या तुमने लिखा? कार्बन आयन बोले तो M कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट है। ओके, सॉरी, सेकेंड पॉइंट। पहले स्टेप को ध्यान से देखो। क्या पहले स्टेप को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ M कॉम्प्लेक्स? क्या हम बोल सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
बेटर टू से एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं पहले ही स्टेप को, या बोल सकते हैं लॉस इन एरोमेटिसिटी। सब एक ही स्टेप की बात कर रहे हैं। एज आरडीएस, ये आरडीएस है, ये आरडीएस है। सही है भाई। कार्बन आयन कॉम्प्लेक्स का बनना, ये आरडीएस हो गया। अब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, अगर कभी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया तो क्या उसके लिए आप आरडीएस को देखोगे जाकर या नहीं? उसके लिए क्या आप आरडीएस को देखोगे या नहीं? और आरडीएस में देखें आपको एम कॉम्प्लेक्स मिला था, तो जितना ज्यादा एम कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी तेज हो जाएगी। ये है स्टेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लेक्स। अब एम कॉम्प्लेक्स है आपका एनायन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही इसे स्टेबल कर पाएगा। अच्छा जी, आओ इसे एक लेवल में और अच्छी तरीके से समझते हैं। एम कॉम्प्लेक्स को कौन कौन स्टेबलाइज कर सकता है? एम कॉम्प्लेक्स कैन बी स्टेबलाइज्ड, ध्यान से सुनना भाई साहब, कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय, क्या एक तो आप देख रहे थे विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट आर्थो एंड पैरा साइट। जो आर्थो और पैरा पर मौजूद है वो स्टेबल कर रहे हैं। बी पॉइंट, ध्यान से सुनोगे बहुत मजा आएगा मेरे भाई। जरा एम कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, एम कॉम्प्लेक्स को इन तीनों NO2 ने स्टेबलाइज किया। नाउ लुक एट Cl एंड OH। बताओ Cl और OH में क्या कोई रिंग से रेजोनेंस कर रहा है क्या? Cl एंड OH में क्या कोई रिंग से रेजोनेंस कर रहा है क्या? Cl एंड OH में क्या कोई रिंग से रेजोनेंस कर रहा है क्या? भाई जल्दी बोलो, क्या गधे की तरह बैठे रहते हो? और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये sp3 कार्बन है और sp3 रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते, sp3 रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते। इसीलिए जो लीविंग ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट भी एम कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ Lg, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आईआईटी ने क्वेश्चन बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा। चलो अगर इसी बात में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, देखो सारे लोग देखना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2AR मैकेनिज्म फॉर ARX। सोच समझ के धक्का मुक्की नहीं करेंगे मेरे भाई। मान लो ये फ्लोरीन है, ये NO2 है, इसकी एक NO2 से फील्डिंग सेट है, ये क्लोरीन है, ये एक NO2, ये आर्थो पर भी लगा सकते हैं, ये ब्रोमीन है और ये NO2 है, ये आयोडीन है और ये NO2 है। अब तुम एक बार सबके एम कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचो, सबके एम कॉम्प्लेक्स के बारे में। मान लो NaOH अटैक कराया तो क्या ऐसा एम कॉम्प्लेक्स आएगा या नहीं? OH Lg, देखा आपने इस तरीके का माइनस घूम रहा होगा, और ये NO2। सबके एम कॉम्प्लेक्स में क्या एक NO2 सबको स्टेबलाइज कर रहा है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्या OH सब में होगा? हां। अलग क्या है सब में? Lg। तो कौन सा लीविंग ग्रुप एम कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल करेगा? बताओ।
कौन सा लीविंग ग्रुप एम कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल करेगा? वेल डन सप्तांशु। मेरे भाई माइनस आई लगा रहा होगा लीविंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा लीविंग ग्रुप। तो फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में जनाब आपका जो लीविंग ग्रुप होगा वो माइनस आई ज्यादा लगाएगा और एम कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसलिए आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरीन का रेट फास्टेस्ट मिलता है, फ्लोरीन का। कोई अगर पूछे तो बस ये बताना कि भैया एफ के केस में एम कॉम्प्लेक्स और ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि एफ माइनस आई ज्यादा लगा देता है। अब आप कहोगे वो तो ठीक है लेकिन सीएफ बॉन्ड मजबूत है, उसका क्या? सीएफ इतनी मजबूत है उसे हटाओगे कैसे? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग ऑफ सीएक्स बॉन्ड, breaking of CX bond is not involved in RDS, is not involved in RDS। ये RDS में इन्वॉल्व ही नहीं था, चेक इट। ये बॉन्ड तो सेकेंड स्टेप में टूटी है, ये बॉन्ड सेकेंड स्टेप में टूटी है। तो आई थिंक इट्स ओके, कर लेंगे। हो गया। एक और चीज बता दो बस, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन आएगा R इक्वल टू के, एक तो ये आ गया है आपका LG जेड 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 और साथ में आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं, आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि इसका सेकेंड ऑर्डर हो गया, बायमोलिक्यूलर हो गया ना, बायमोलिक्यूलर हो गया एंड 10th पॉइंट, 10th पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर हम देखें, 2 स्टेप प्रोसेस है। यहां कौन आया है? एम कॉम्प्लेक्स कार्बेनाइन, यहां प्रोडक्ट है। याद रखना why it is called SN2AR, प्लीज टेल मी why it is called SN2AR? क्योंकि यहां दो चीजें इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई SN2 एरोमेटिक पे हो रहा है इसलिए एरोमेटिक। ये SN2AR 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जबकि नॉर्मल SN2 जो तुम पढ़ते हो वो 1 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या आपको याद है? वो SN2 अलग है, ये SN2 अलग है। याद आया? वो SN2 सिर्फ 1 स्टेप मैकेनिज्म था, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। मेरे भाई वाई इट इज कॉल्ड SNAE। पहले स्टेप में तुमने किया है एडिशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, दूसरे में किया है एलिमिनेशन। तो AE SNAE AE एंड व्हाट इज कॉल्ड इप्सो। मेरे भाई जहां Cl लगा है उसकी पोजीशन को इप्सो बोलते हैं। सिंस OH इप्सो पे अटैक कर रहा है इसलिए इसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपके पास आ गई हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस और मनाएंगे खुशियां जो आप घर से करके लाइएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है? अपने घर से 3 के बाद 4 क्वेश्चन। ये है फ्लोरीन, NO2 NO2 NO2, राइट? और यहां है आपका NaOH 5, फ्लोरीन NO2 NO2 डैश, ठीक है? 6 फ्लोरीन और क्या आया? NO2 डैश 7th
Cl NO2 डैश डैश 8th। आपको रेट भी कंपेयर करना है, ठीक है जी। 9th आयोडीन NO2 10th I NaOH। Look at 11th Cl NO2। बताओ 11th में किस Cl का शिकार करोगे? 11th में किस Cl का शिकार करोगे? 11th में 11th में किस Cl का प्रयास करोगे? राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऊपर वाले Cl का, क्योंकि इसके दोनों आर्थों पर विड्रॉइंग ग्रुप है और पैरा पर भी एक विड्रॉइंग ग्रुप है। सही है या नहीं? तो बहुत सुंदर बात है। आंसर Cl की जगह OH आ जाएगा, ऊपर वाले Cl की जगह। फ्लोरीन 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 एंड मैंने दिया NaOH एक्सेस, राइट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं 14th। ये एक प्रश्न है, ये Cl है, ये डबल बॉन्डो है, ये NO2 है एंड ये OH है और मैंने डाला है सोडियम मेटल। बाकी आप करके लाना, क्या ही हो जाएगा इसमें। मेरे भाई एक और मजेदार बात बताता हूं, ये है Cl, ये है F, ये है NaOH एक्सेस और ये है NaCN एक्सेस। एक मजेदार चीज बताऊं आपको, इस रिएक्शन को हम पीओसी में भी यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हम पीओसी में भी यूज करते हैं। कैसे वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 11th पॉइंट लिख दिया था मैंने, यहां देखो 12th पॉइंट। रिएक्शन इज यूज्ड इन पीओसी टू डिस्टिंग्विश NO2 ग्रुप। उसका रीजन बताता हूं। जो M कॉम्प्लेक्स है, M कॉम्प्लेक्स ये कलर्ड होता है, कलर्ड। M कॉम्प्लेक्स कलर बताओ यार क्या होता है? हल्का हल्का सा मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेड कलर होता है, पर्पल कलर होता है एंड लाइट येलो कलर होता है। ध्यान से सुनना, रेड कलर होता है व्हेन 3NO2 ग्रुप प्रेजेंट एंड पर्पल होता है जब 2NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, और येलो लाइट येलो होता है जब 1NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो। M कॉम्प्लेक्स जो है ये कलर्ड है जनाब। अगर रेड कलर का M कॉम्प्लेक्स आया है तो हम गैस कर लेंगे 3NO2। पर्पल कलर का आया है तो 2NO2 है ना। मजेदार, मजेदार है भाई साहब, मानो या ना मानो। इसी के साथ हम SN2AR खत्म कर चुके हैं। SN2AR के बाद हम आपको लेकर चलेंगे SN1AR मैकेनिज्म। पूरी ऑर्गेनिक में ये यूनिक मैकेनिज्म है, क्योंकि ऐसा रोज रोज नहीं होता। SN1AR मैकेनिज्म वेनेवर ध्यान से देखें, बेंजीन डाइजोनियम salt chloride is treated with steam, it gives
फिनॉल एज ए प्रोडक्ट, फिनॉल एज ए प्रोडक्ट। बहुत आराम से देखना मेरे भाई, ये रिएक्शन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी वालों को बहुत पसंद है। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। स्टीम पास कर दो, सही है। कई बार आपको केवल जल लिख कर आएगा, ऐसा आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसका आंसर फिनॉल आ जाएगा। हाँ हाँ, वही स्ट्रक्चर है कैनी। भाई पहले रिएक्शन लिखो या ना लिखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगी, बहुत ही ज्यादा। एंड रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको आश्चर्यचकित करने वाली है सच्ची में। ये है मैकेनिज्म, ये है डाइजोनियम, उसका एक आरएस बना लिया मैंने, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है मेरे भाई। ये डाइजोनियम में N2 सुपर लिविंग ग्रुप होने की वजह से निकल जाएगा। अब जब N2 निकल जाएगा तो एराइल केटायन बनेगा। ओ भाई साहब, बेंजीन पर केटायन, ये तो तुमने सोची नहीं होगी। और इस पे अब कौन अटैक करेगा? जल है कि मानता नहीं। ये आया OH2+, ये H+ छोड़ेगा और ये फिनॉल। मानो या ना मानो, स्लो स्टेप तो पहले ही वाला होगा। और देखो, आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एक ही चीज इन्वॉल्व है। अरे ये तो नॉर्मल SN1 के जैसा हो गया, एक ही चीज है, डिसोसिएशन केटायन, लेकिन ये केटायन बेंजीन पर बना है। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, एराइल केटायन इसी को बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म आल्सो नोन एज एराइल केटायन मैकेनिज्म, आल्सो नोन एज एराइल केटायन मैकेनिज्म। सारे लोग देखें, एराइल केटायन इंटरमीडिएट, एराइल केटायन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट, formation of aryl cation is RDS, aryl cation is RDS. थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट, ये तो नॉर्मल SN1 जैसा ही चल रहा है, नॉट इन्वॉल्व इन RDS। फोर्थ, रेट एक्सप्रेशन, वैसे मौजेदार चीज अभी आने वाली है, और वो मौजेदार चीज ये है कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, unimolecular reaction, that's why it is called SN1AR। सो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यस यस वर्सील, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। देखें, कोई डाउट है तो बताएं। ओके मेरे भाई, अब आपको आश्चर्यचकित करने का वक्त आ गया है। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन और गेस करिएगा प्लीज, ठीक है। ये है डाइजोनियम क्लोराइड और मैंने आपको दिया CuSCl। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर? सेकेंड का आंसर बताएं प्लीज। I mean, डाइजोनियम इज देयर। कई बार Cu2Cl2 जैसा लिखा होगा, ऐसा लिखूं?
क्लोरोबेंजीन, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आर आ जाएगा। इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? सी एल आ जाएगा। इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? बी आर आ जाएगा। नो दैट, ये सब तुमको आता है। आया, अगर मैंने डाइजोनियम क्लोराइड पर के आई डाला होता तो, के आई डाला होता तो क्या लगा देते तुम? के आई तो आई। आओ जी, लुक एट दिस सेवेंथ क्वेश्चन। ये है N2Cl और मेरे भाई मैंने यहां दिया है HbF4 डेल्टा, तो इसका आंसर हो जाता फ्लोरोबेंजीन, एट्थ। अगर मैं आपको दे दूं NaBF4 और मैं दे दूं NaNO2 डेल्टा, तो आंसर आएगा NO2, नाइन्थ। बहुत आराम से देखना, सब डाइजोनियम की रिएक्शन है, सब डाइजोनियम की रिएक्शन है मेरे भाई। 9, 10, 11 मैं चाहूंगा आप इन्हें कभी ना भूलें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी नहीं भूलते। उसमें एक मैंने कहा H3PO2 ले लो, एक मैंने कहा Na2SNO2 ले लो, और एक मैंने कहा आप अपनी फेवरेट चीज ले लो। ये रिएक्शंस दरअसल डाइजोनियम का रिडक्शन है। ये रिएक्शंस डाइजोनियम का रिडक्शन है और हर केस में तुम्हें बेंजीन मिलेगा। और H3PO2 H3PO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Na2SNO2 Na2SNO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड ये आपका इथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आईआईटी एडवांस में ये तीनों एक ही पेपर में आ गए थे। तीनों रिएक्शंस एक साथ पेपर में आ गए थे। ये रिएक्शन है, नाम है बाल-सीमेंस रिएक्शन, एंड 9, 10, 11 सब आईआईटी में आ चुका है। 11th बात करेंगे 12th की। ये है डाइजोनियम क्लोराइड मेरे भाई। अगर हम यहां SnCl2 डाल दें तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन में रिड्यूस हो जाता है। देखो मगर बोर्ड पर, सॉरी, ये डाइजोनियम क्लोराइड अगर हम NaOH ही रखें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें एक सॉल्ट मिलता है। ये देखिए, यहां हमने हीट या हायर टेम्परेचर नहीं यूज किया, हीट या हायर टेम्परेचर नहीं यूज किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे इसका जवाब देंगे? 14th का सवाल का जवाब ना देना बहुत गलत बात होती है। बताइए सारे बच्चे, बताओ। हाँ, नो रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, किया हुआ है। लेकिन मेरे भाई अगर हम इसी को फ्यूज कर दें, फ्यूज मतलब हाई टेम्परेचर हीट,
हाई टेम्परेचर हीट, तो ये फिनॉल बन जाता है और ये आपका होता है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस 15th। फ्यूज का मतलब हाई टेम्परेचर पर हीट करना ही होता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना ही होता है। आओ बच्चों, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने जैसे अभी मुझे बताया कि अगर इस पे NaOH डाला जाए तो नो रिएक्शन, राइट? तो क्या क्या समाधान थे Cl हटाने के लिए? या तो हाई टेम्परेचर ले लो या NO2 ले लो, राइट? NO2 लेने पर Cl हटकर OH लग रहा था, SN2Ar। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिरिडीन, ध्यान से देखो सी रिएक्शन को, ध्यान से देखो सी रिएक्शन को, ध्यान से देखो सी रिएक्शन को, ध्यान से देखा सी रिएक्शन को। ये पिरिडीन है, इसमें बाहर से NO2 लगाना कंपल्सन नहीं है, क्योंकि रिंग का जो नाइट्रोजन है वो खुद फील्डिंग सेट करके बैठता है। इसका मतलब पिरिडीन डीएक्टिवेटेड होता है भाई, फील्डिंग पहले ही बैठी हुई है, उसकी सेट हो रखी है, पहले ही फील्डिंग पिरिडीन की सेट हो रखी है। तो याद रखेंगे, पिरिडीन में ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आपकी आंखों के सामने मेरे भाई ये Cl था और NaOH डाला था, नो रिएक्शन था। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो अगर मैं NaNH2 इन अमोनिया डाल दूं तो क्या आंसर बनाओगे 17th का? क्या आंसर बनाओगे 17th का? बताइए, क्या आंसर बनाओगे 17th का? बताइए, बताइए। ओके, वेल डन मेरे भाई, यहां NH2 आ जाता है। अब होना आपको लग रहा होगा कि नो रिएक्शन होना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहां भी फील्डिंग सेट नहीं है, यहां वैसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दरअसल NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पूरी रिएक्शन को ही अलग तरीके से लेकर चलता है। ये पहले Cl के बाजू वाले H को निकाल लेता है, बेस अच्छा है तो ये काम कर सकता है। माइनस आने से फिर Cl माइनस को लात पड़ती है और आपको मिलता है बेंजाइन, और फिर इस बेंजाइन पे NH2 माइनस अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप आपको एनायन मिलता है, एनायन। और ये फिर अमोनिया से H लेकर आपको एनिलीन देता है। मेरे भाई दरअसल यही है वो थर्ड SNEA या बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसमें पहले E फॉर एलिमिनेशन हुआ है, ये देखो एलिमिनेशन, और ये एडिशन हुआ है। इसी को बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस ऐसे ही एक प्रश्न दे देता हूं, राइट? NaNH2 इन अमोनिया, ये आया NH2, स्टार यहां लगाए तो मजा आएगा। तो ये घर जाके खाली टाइम में सोचना कि ये आंसर कैसे आया है। इस केस में 3 आंसर आते हैं दोस्त,
दिस प्लस दिस, लेकिन जो स्टार की पोजीशन है वो आर्थो मेटा पैरा रहती है। SNEA बेंजाइन मैकेनियम नॉट इन अवर सिलेबस। एंड अब मैं कुछ सरप्राइजिंग बातें बताऊंगा जिससे आपका भेजा ब्लो हो सकता है, तो अपने भेजे को रखना संभाल। आइए जरा इधर, SN1AR मैकेनिज्म का ये इकलौता एग्जाम्पल है। इसके बाद मैंने केवल इसलिए रिएक्शंस करा दी हैं क्योंकि वो डाइजोनियम की रिएक्शंस हैं। इनमें से किसी भी रिएक्शन में फिर SN1AR नहीं हुआ है। ये सब रेडिकली प्रोसीडेड मैकेनिज्म्स हैं, ये सब रेडिकली प्रोसीडेड मैकेनिज्म्स हैं मेरे भाई। रही बात नाम की, तो मैं आपको बता दूं सेकेंड एंड थर्ड ये हैं सैंडमेयर रिएक्शंस, सॉरी गेटरमैन रिएक्शंस, ये हैं गेटरमैन रिएक्शंस, ये भी है गेटरमैन रिएक्शन। यहां कोई एराइल कैटायन नहीं बना है। फोर्थ एंड फिफ्थ है सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सुन लिया आपने? SN1AR का एक ही एग्जांपल है, पहले वाला। सही है या नहीं? सेकेंड गेटरमैन पता हो ना, ये सब रेडिकली प्रोसीडेड है। गेटरमैन, सैंडमेयर पता हो, बाल सीमेंस पता हो, ये तीन महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। एंड ये जस्ट डॉस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा ये 17, 18 तो जस्ट आपके लिए बता दिया मैंने, बधाई हो। इसके अलावा SNAR होगा ही नहीं। आया दिल से बताना क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने में मजा आएगा या नहीं? क्योंकि यहां कोई कंपल्सन नहीं होगा। यहां पर हर एरोमेटिक कंपाउंड चाहेगा कि यार मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, क्योंकि वो खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। वो खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। aromatic compounds usually prefer to show electrophilic। ये है सबसे कॉमन, अब पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो बताने जा रहा हूं पूरे एरोमेटिक के लिए वैलिड है और लॉजिकल भी लगेगा आपको। ध्यान से सुनना। जैसे रिएक्शन टाइप की बात करते हैं, जैसे मान लो एक एरोमेटिक, मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है दोस्तों, देख रहे हो, ऐसी कोई रिएक्शन है, आपको दिया गया और आपसे कहा प्रोडक्ट बनाओ। तो मेरे भाई आपको क्या करना है? आपको इन तीनों में चेक करना है एरोमेटिक कौन है। अगर कोई एक एरोमेटिक मिल गया तो आसान है, लेकिन मान लो दो एरोमेटिक मिल गए तो देखना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक कौन है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल हम मान लेते हैं ये है, तो भाई साहब फंडा है डोंट टच, राइट? उसे टच मत करना। बाकी बची हुई चीज से एक सर्टेनली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बाकी बची हुई चीज से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो दौड़ पड़ेगा बेंजीन मैं आ रहा हूं, और जाकर वो बेंजीन के अप्रोप्रिएट पोजीशन पर लग जाएगा। तरीका सुनो, कोई भी रिएक्शन दी जाए, एरोमेटिक को डोंट टच, बाकी बची हुई चीजों से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो दौड़ पड़ेगा बेंजीन में आ रहा हूं और जाकर उस पर लग जाएगा। तो क्या आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जानना चाहते हैं? हाँ, मतलब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं पता है आपको? हम ऑब्वियसली ये देखेंगे कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे लगा होगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे लगा होगा। ये जानने के लिए सारे बच्चे बोर्ड पे देखते रहे। यही है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये इधर बेंजीन के केस में हलवा है,
क्योंकि आपको कहीं भी अटैक करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। माइनस पर अटैक कर गया प्लस। ये आया केटायन। केटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप चाहें तो इसके आरएस बना सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। ये एच ये ई देख सकते हैं आप। ये एच ये ई ये प्लस। याद करो पिछली वाली रिएक्शन में यहां एक एम कॉम्प्लेक्स बना था या नहीं? एम कॉम्प्लेक्स बना था या नहीं? तो मेरे यहां वो एनायन था। इसे अगर हम देखते हैं, ये एक केटायन है, ये एक कार्बोकेटायन है एच ई, यहां से यहां तक प्लस घूम रहा है मेरे भाई। ये है एरीनियम आयन, ये है एरीनियम आयन। इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट, और यही है कार्बोकेटायन, देख सकते हो। एंड ये एरीनियम आयन जैसे ही बनेगा, क्या आवाज आएगी या नहीं? मेरी एरोमेटिसिटी मुझे वापस करो। तो सच बताओ, क्या हम, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात है, क्या हम H को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहां पर एरोमेटिसिटी इसकी आ जाएगी? देखो माइनस प्लस बॉन्ड ये निकल गया। देखो देखो एरोमेटिक हो गया भाई। ये एरीनियम आयन इतना अनस्टेबल है, कह रहा जल्दी करो मुझे एरोमेटिसिटी चाहिए, मैं किसी को भी भगा दूंगा। मैंने कहा क्या बोला तुमने? कह रहा मैं किसी को भी भगा दूंगा। मैंने कहा एक मिनट, तुम ई को भी भगा सकते हो? कह रहा हाँ। मैंने ई को भगाओगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा एच को भगाओगे तो एरोमेटिक किया आ गया। कह रहा ई को भगाऊंगा तो भी एरोमेटिक आ जाऊंगा। भाई साहब रिवर्सिबिलिटी की तरफ कर रहा है इशारा। K1 आई मीन रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड का, ये है K−1 बैकवर्ड का। मेरे भाई ये आपकी रिएक्शन है। अच्छा बताओ, पहले में जा रही है दूसरे में आ रही है, आरडीएस क्या लगता है आपको? पहले में जा रही है दूसरे में आ रही है, आरडीएस क्या लगता है आपको? सही जवाब। यहां भी आरडीएस जो है वो फर्स्ट स्टेप है। यहां भी जो आरडीएस है वो फर्स्ट स्टेप है, एरोमेटिसिटी जारी है। तो मुझको ये बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सारा सेगमेंट इसी पे डिपेंड करने वाला है। जो देखा है वो बता दो। क्या आपने देखा? फर्स्ट पॉइंट स्टेप 1 इज आरडीएस, राइट। सेकेंड पॉइंट एरीनियम आयन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। थर्ड पॉइंट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या इस बार आप को साफ साफ दिख रहा है स्टेबिलिटी ऑफ एरीनियम आयन? सारे बोलो मुंह से। एंड ये केटायन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट रेट एक्सप्रेशन R=K, क्या क्या आएगा? एक बेंजीन और एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा या नहीं? अब अगला जो प्रश्न है वो आपको बताना, जो मजेदार प्रश्न है। आया चलो जी ठीक है, मुझे बता दो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर मैं इतने से ही चेक करूं, क्या यहां एरीनियम आयन आएगा? और ये आंसर है, ये है एरीनियम आयन।
मुझे एक बात बताओ, सारे लोग रिएक्शन देखो ध्यान से, बताओ अगर मैं ये रिएक्शन एक बार बेंजीन पे कराऊं, एक बार ड्यूटीरियो बेंजीन पे कराऊं, एक बार ट्राइटियो बेंजीन पे, तो किसमें रेट ज्यादा होगा, नहीं होगा, सेम होगा, ये बताना पड़ेगा आपको। मतलब ये जो H है सबकी जगह D आ जाएगा, एक बार T आ जाएगा। बोलो जी बोलो, सारे बोलो। सारे बोलो, सारे मुंह से बोलो। अब बच्चे कह रहे हैं C6H6 पे सबसे ज्यादा होगा। भाई साहब एक बात बताओ, क्या CH बॉन्ड स्टेप 2 में टूट रहा है या नहीं? हाँ, वर्सील ने कहा RDS को कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये आया कौन, JJK कह रहा सेम होगा, सिद्धांशु कह रहा चेम होगा, चेम चेम कह रहा है। H ने भी कहा, पायल ने भी कहा, प्रिया ने TDH का ऑर्डर बताया, शरीफुल ने कहा सेम रेट। भैया CH का टूटना RDS का हिस्सा दिख तो नहीं रहा। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बहुत मजेदार सेगमेंट है, इसको सीख गए तो मजा आ जाएगा, इसको सीख गए तो मजा आ जाएगा। सारे लोग देखो 6 पॉइंट, सब बताना क्या ये एरीनियम आयन था या नहीं, सारे बोलो। और क्या H के हटने के स्टेप का K2 रेट कांस्टेंट था या नहीं? H जब हट रहा था, याद है, भूल गए, जब H हट रहा था, आप देखिए H हट रहा था तो K2 था, और जब E हटेगा तो K इनवर्स 1 था। क्या ये आपको दिख रहा है या नहीं, जल्दी बोलो। तो यार सोचो, अगर मैं ये केस लेता हूं तो इसका हिंदी में क्या मतलब है? इफ K2 इज ग्रेटर देन K इनवर्स 1, यही मतलब है। देखिए जरा, सारे बच्चे बताओ। अबे मुंह से बोलो, क्या गधे की तरह बैठ जाते हो, चारा खाने लगते हो। K2 इज रेट कांस्टेंट, K इनवर्स K2 किसका रेट कांस्टेंट है? H के हटने का। एंड K इनवर्स 1 किसका रेट कांस्टेंट है? E के हटने का। तो मेरे भाई इसका मतलब यह है कि हमारा एजम्पशन है कि H का निकलना बहुत फास्ट होगा एंड E रिलेटिवली नहीं निकल पा रहा है, इतना स्लो है। क्या मैंने एक तरीके से रिएक्शन को इरिवर्सिबल कर दिया है या नहीं? मैंने रिएक्शन को इरिवर्सिबल कर दिया है या नहीं? H निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा और E निकलने का चांसेस न के बराबर। H निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा, E निकलने का चांसेस बहुत कम। आइए यही चीज मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है जी। ऑर्बिटल डायग्राम पर चलते हैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट यहां है एरीनियम आयन हमारे पास, ये H, ये E, ये प्लस, ये डबल, ये डबल। अब क्या आप देख पा रहे हैं, H निकलने के लिए बस इतनी एनर्जी क्रॉस करनी है और E निकालने के लिए इतनी एनर्जी क्रॉस करनी है। तो कौन सा आसानी से निकलेगा? ऑब्वियसली H आसानी से निकलेगा।
मानते हो या नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ग्राफ है बेंजीन के लिए। मान लेते हैं जैसे मैंने इस बेंजीन के H की जगह D लगाया, क्या सेकेंड स्टेप थोड़ा टफ होगा? क्या सेकेंड स्टेप थोड़ा टफ होगा? क्या सेकेंड स्टेप थोड़ा टफ होगा? लेकिन वो अभी भी बैक स्टेप को चैलेंज नहीं कर पाएगा। ऐसा मान लो मैंने डी की जगह टी कर दिया, डी की जगह क्या कर दिया? टी कर दिया। ये डी निकलने से भी थोड़ा टफ होगा, लेकिन बैक स्टेप को ये अभी भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये है C6T6 एंड ये वाला है C6D6 एंड व्हाइट वाला है C6H6। मैं आपको बता दूं, दरअसल ऐसा होता नहीं कि रेट कभी चेंज ना हो, लेकिन मैं बेंजीन के केस की बात करूं तो इट इज समथिंग की फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है 98% फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आ रही है 2%। ये रेट है 98, ठीक है। तो जैसे ही तुमने C6D6 लिया, फॉरवर्ड जाने लगी 97.8% और थोड़ी सी पीछे चली गई 2.2%। और जैसे ही मैंने C6T6 लिया, ये हो गया 97.5%, ये हो गया 2.5%। मेरे भाई इससे देखो, इससे देखो, किसी भी केस में बैक स्टेप को चैलेंज किया ही नहीं गया, ना के बराबर। तो रेट ऑलमोस्ट सेम था, रेट ऑलमोस्ट सेम था, रेट ऑलमोस्ट सेम था। सो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है कि जो रेट बेंजीन में होगा उसी के आसपास का रेट ड्यूटेरियो बेंजीन में होगा, उसी के आसपास का रेट ट्राइटियो बेंजीन में होगा। सही है या नहीं? अच्छा, लेकिन एक केस और है जनाब, वो केस मैं आपको बताऊं? बताऊं क्या बताऊं? ध्यान से सुनना, अभी सब करेंगे। तो मेरे भाई ये देखिए, अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, वो जनाब ये है, ध्यान से देखें। सिक्स्थ केस, इफ K2 is slightly greater than K inverse 1, क्या इस केस में यह समझ में आता है H निकलने का भी रेट अच्छा खासा है और E भी निकल सकता है? वहां डिफरेंस ज्यादा था, यहां डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखिए K2 कभी कम नहीं होगा, क्योंकि K2 कम होने का मतलब है, आई मीन K इनवर्स 1 से कम होने का मतलब है RDS बदलना। RDS नहीं बदलेगा, पहले ध्यान से सुने। अगर K2 और K इनवर्स 1 में डिफरेंस कम हो गया तो क्या अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि रिएक्शन दोनों तरफ जा सकती है, यानी कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ध्यान से देखें, रिएक्शन क्या है दोस्तों? रिवर्सिबल है। अब बहुत आराम से मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा मेरे भाई। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या ये केस ऐसा हो गया है या नहीं? ये केस अब ये बोलता है H हटाना है तो रिएक्शन आगे इतना एनर्जी क्रॉस करना है, और E हटाना है तो भी इतनी एनर्जी क्रॉस करना है। So now they are not having much difference. Okay, so आओ बच्चों तुम्हें बताएं। अब क्या है कि मान लेते हैं बेंजीन के केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है 70%, तो बैकवर्ड वो जा रही है 30%, राइट? और मैंने
ले लिया C6D6। मेरे भाई अब थोड़ा सा भी किया गया चेंज एक एप्रिसिएबल डिफरेंस को शो करेगा, एक एप्रिसिएबल डिफरेंस को शो करेगा। फॉरवर्ड जाने वाला हो जाएगा 64%, 36%, क्योंकि अब डिफरेंस कम होगा तो रिएक्शन पीछे थोड़े ज्यादा मोल जाएंगे। और मैंने T6 अगर लिया तो पीछे जाने वाले मोल कुछ और ज्यादा बढ़ जाएंगे, लाइक 56% एंड 44%। इस समय आप रेट क्लोज नहीं बोल सकते, इस समय आप रेट क्लोज नहीं बोल सकते। क्या यह बात आपके छोटे से भेजे में गई है क्या? और यहां आपको बता दूं मैं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, राइट। यानी कि बेंजीन के केस में रेट जो है वो ज्यादा है देन C6D6 देन C6D6। सारे समझो। आइए, तो मेरे भाई ये दो केसेस एरोमेटिक में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि K2 और K इनवर्स 1 में डिफरेंस ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूं, बिल्कुल पता चलेगा, आप टेंशन मत लो। ये था C6H6 और ये है आपका C6T6 और ये है आपका C6D6, राइट। आइए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अभी यहां पर एग्जाम्पल्स भी करा देता हूं जिससे कि आप मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा के लिए चीज सीख जाएंगे। चलो एक बात बताओ, अगर जो E है, E बहुत आराम से देखेंगे, E प्लीज टेल मी। अच्छा, तो अगर ECl है और एक बार EI है तो किस केस में E के निकलने के चांस ज्यादा है? सारे बोलो मुंह से। अगर एक केस में ECl है और एक केस में I, तो E के निकलने के चांस कहां ज्यादा है? बोलिए, Cl में ज्यादा है या I में? पायल एंड शरीफुल इतने चुनिंदा क्वालिटी के तुम खच्चर हो ना, ये कह रहे Cl जल्दी निकलेगा। सलाम डैश मेरे भाई, ऑब्वियसली I। अगर I वाले केस जल्दी निकलेगा तो बताइए आयोडिनेशन कहां होना चाहिए, इरिवर्सिबिलिटी में या रिवर्सिबिलिटी में? E के निकलने के चांसेस यहीं तो ठीक ठीक हैं। बोलिए जी बोलिए, चुप क्यों है? आपको जानकर मजा आएगा, आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन रिवर्सिबल होता है। आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन रिवर्सिबल होता है, जबकि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इरिवर्सिबल होता है। अच्छा, एक बात और बताना, अगर E नाइट्रोजन हो और एक बार E सल्फर हो तो किस केस में बॉन्ड जल्दी टूटेगी? अगर E एक बार नाइट्रोजन हो और एक बार सल्फर हो, अगर एक बार E नाइट्रोजन हो और एक बार E सल्फर हो तो किस केस में रिवर्स कौन सी बॉन्ड जल्दी टूटेगी? ऑब्वियसली शरीफुल ने आंसर दिया है, नाइट्रोजन और सल्फर के केस में बॉन्ड जल्दी कहां टूटने वाली है? खच्चर भी आने लगे हैं, बेवकूफ कहीं के, पढ़े लिखे। ऑब्वियसली तुम यार कोर्स खत्म होने वाला है, तुम्हें यह नहीं पता है CN बॉन्ड और CS बॉन्ड में कौन जल्दी टूटेगा। गजब यार, गजब गजब गजब। ऑब्वियसली सल्फर जल्दी टूटेगा, यानी कि सल्फर मस्ट बी इन रिवर्सिबल केस,
क्योंकि जल्दी टूट ई अगर सल्फर है तो जल्दी टूट के निकलेगा। एंड मैं आपको बता दूं, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, वेयर एज नाइट्रेशन इज इरिवर्सिबल। नाइट्रेशन इज इरिवर्सिबल। तो मेरे भाई ऐसे ही केसेस हैं। एक और केस है, मैं यहां लिख देता हूं, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम समझेंगे। एल्काइलेशन, मेरे भाई आपको पता हो अगर ECPS3 जैसा कुछ हो तो यहां से भी E को लात मार के प्लस बहुत स्टेबल है तो निकल जाएगा। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, बधाई हो जी। अब आपको पता है क्या है, एक तरीके से हमने सब कर लिया है। अब हर क्वेश्चन में बस ई बदलेगा, हर क्वेश्चन में बस ई बदलेगा, ई। आइए मैं आपको कुछ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताना चाहता हूं। पहला है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइट। सेकेंड है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। यही हमें करना है और चैप्टर खत्म। और यह एक तरीके से हम सब कर चुके हैं। यह है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फोर्थ, ये है आपका एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन बेंजीन लिख रहे हैं लेकिन करेंगे हम हर एरोमेटिक कंपाउंड का। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। मेरे भाई आपको समझ में सब पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया। अब यार तुम अलग अलग ई लाओगे, लाओ। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। एंड लास्ट में भाई हम मिलकर करेंगे कपलिंग। पीछे लगे रहा लास्ट में क्यों सिखाओगे कपलिंग, अभी सिखाओ कपलिंग कैसे करते। कपलिंग रिएक्शन। और मेरे भाई इनके इलेक्ट्रोफाइल्स को एक निगाह देखना तो बनेगा। सारे लोग देखो E+ बस बदल बदल के आएगा। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में E+ है NO2+। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में है हेलोजन प्लस। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में है R+। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में है RCO+। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन में एक तरीके से SCO+। एंड कपलिंग में है PHN2+। है ना मौजेदार। सोचो केवल ई अलग अलग है, ई अलग अलग है बस। एक कह रहा सल्फोनेशन नहीं लिखा आपने, लिख देते हैं भैया। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल कोई जरूरी नहीं है प्लस लेकर आए। CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल था मेरे भाई। SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फोनेशन का, SO3। अब आप कहोगे नहीं सर ये देखो हमको समझ में नहीं आया क्योंकि प्लस नहीं है। अरे तुम्हें अगर प्लस चाहिए खच्चर महाराज तो एक बॉन्ड हटा के O पे माइनस S पे प्लस लगा लो, लो जी खुश हो जाओ। S+, और ये जहां प्लस है, जहां प्लस है ये वहीं से जाके जुड़ जाएगा बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड से। क्या आप मामला समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन्हीं को और इनके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन जो हम करने जा रहे हैं। ई बस बदल बदल के आएगा। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सही है। सारे लोग देखें। ऑन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन ऑन नाइट। अब देखो हमें सब पता है पहले से कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा, पीछे पढ़ के आए ना। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। नाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट
एज ए प्रोडक्ट। देखो मगर बोर्ड पर यार, देखते क्यों नहीं हो तुम। ये बेंजीन भैया कर दिया हमने नाइट्रेशन, आ गया है नाइट्रोबेंजीन, मैंने डाला है पी। अब आप कहोगे पी डाल के NO2, हाँ जी, पी में बी। पी क्या क्या हो सकता है समझते हैं। पी हो सकता है मिक्स्ड एसिड, या कई बार बोलते हैं इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये है मेरे भाई कुछ और नहीं, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। ये है HNO3 या H2SO4 का मिक्सचर। अगर आपको ये नहीं मिले तो कॉन्संट्रेट HNO3 ले लेना, नहीं मिले तो दिल पे पत्थर रख के डाइल्यूट HNO3 ले लेना। अब दिल पे पत्थर रखा ही है तो N2O5, ना मिले तो क्या ले सकते हैं बताओ, ACONO2 ले लेना। एंड कुछ ना मिले तो रेडीमेड जाके मार्केट से NO2BF4 या NO2ClO4 ले लेना। क्या आपकी पारखी निगाहें समझ चुकी हैं? उल्टा देखो कि एक सर आपने क्या किया ना, बताऊं सर, एक NO2+ बनाया होगा कहीं से, फिर NO2+ दौड़ रहा होगा, बेंजीन मैं आ रहा हूं, बेंजीन कहेगा आओ ना, हाँ या ना। इतने तरीके से नाइट्रेशन किया जा सकता है, इतने तरीके से नाइट्रेशन किया जा सकता है। आओ तो हम पहले मिक्स एसिड से सीखेंगे। हम पहले किससे सीखेंगे जनाब? पहले हम सीखेंगे मिक्स एसिड से, नाइट्रेशन बाय मिक्स एसिड, या नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख सकते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख सकते हैं। ये बेंजीन है, राइट, ये HNO3 है, ये H2SO4 है। जवाब आपकी आंखों के सामने है, ये NO2। तो भैया क्या आपको थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था? एरोमेटिक को डोंट टच, मत करो टच। एरोमेटिक को टच नहीं करने का, क्या इसे वेट करो, इससे एक इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, दौड़ा दो बेंजीन की तरफ। आओ मेरे भाई, ये HNO3। HNO3 से मैंने पूछा तुम कौन हो? कह रहा मैं नाइट्रिक एसिड हूं। भाई साहब इतने में पीछे से आया H2SO4। सो नाइट्रिक एसिड से कहा तुमने अभी अभी क्या बोला, तुम कौन हो? HNO3 घबरा गया, उसने कहा वो मेरे मुंह से निकल गई। उसने कहा सच बताओ क्या? फिर वो चिल्लाने लगा मैं बेस हूं, बेस। मैंने HNO3 से पूछा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहा सर जब बहुत तगड़ा एसिड हो ना तो उसके सामने बेस ही बने रहने में भलाई है। ये एसिड H+ देगा, वो H+ लेगा, एंड मेरे भाई ऐसी परिस्थितियों में अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं। देखो मगर बोर्ड पर, राइट, ये जल छोड़ देगा और आपको मिलेगा H2O एंड NO2+। बन गया भैया, बन गया, बन गया, बन गया। दौड़ पड़ेगा ये बेंजीन, मैं आ रहा हूं, स्लो मोशन में दौड़ते हुए ये आपको दिख जरूर रहा होगा। आप चाहे इसे कैसे भी लिख लो यार। You know that about each step? सॉरी, एरिनियम आयन बना होगा HNO2, और फिर इरिवर्सिबल स्टेप था, याद तो होगा ही। H निकल जाएगा, NO2 आ जाएगा। दिस इज योर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज योर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है ये आप देख सकते हैं, ये भाई मिक्स एसिड, ये मिक्स एसिड के द्वारा है। ठीक है जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आप और चीजें देख सकते हैं कि भैया किसने क्या काम किया है, किसने नहीं किया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। RDS आपका चेंज नहीं होगा IIT के लिमिट तक।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही आरडीएस होगा। तो ये है नाइट्रेशन बाय मिक्स एसिड। तो मैं इसके पॉइंट्स आपसे पूछूंगा कि आपको जो जो समझ में आया है वो आप राइट में लिख लेंगे। सही है। कहां कहां चले तुम, कहां चले यार। हाँ जी, आइए। अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो मेरे भाई क्या आप मानते हो कि इस केस में सारे काम HNO3 को खुद करने होंगे? आई मीन यू नो दैट व्हाट इट मीन्स मैकेनिज्म। HNO3 ही एसिड का काम करेगा, HNO3 ही बेस का काम करेगा, एंड H2O NO2 प्लस बनेगा एंड NO3 माइनस। ये आपको क्या देगा? जल एंड NO2 प्लस। एंड NO2 प्लस दौड़ पड़ेगा, उसको क्या है बेचारे को, वो तो बोलेगा बेंजीन मैं आ रहा हूं। और क्या इस दौरान एक एरिनियम आयन बनेगा? बताओ, H एंड NO2। और क्या वो H छोड़कर आपको नाइट्रोबेंजीन दे देगा या नहीं? हाँ जी। तो बेहतर तरीका ऊपर वाला है, नाइट्रेशन बाय मिक्स एसिड। ये ज्यादा पूछा जाता है। HNO3 प्लस H2SO4 ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो रिएक्शन नंबर 3 है। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा आया कह रहा सर फिर डाइल्यूट HNO3 वाला। अगले सारे एक साथ आप कर सकते हो। नाइट्रेशन बाय डाइल्यूट HNO3, ध्यान से सुनना, N2O5, अभी मजा आएगा आपको, ACONO2। क्या मतलब है? देखो कैसे, देखो कैसे। ये आई रिएक्शन नंबर 4। ये है ऐसा, और मैंने दिया है डाइल्यूट HNO3, ठीक है, या मैंने दिया है N2O5, या मैंने दिया है ACONO2, राइट। अब आप देखना इसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। अरे यार एक ही तो है सब। क्या फिर आप मानते हो एसिड का भी काम एंड बेस का भी काम दोनों करने पड़ेंगे? मेरे भाई अब एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम यह है कि ये जल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मामला ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। अगर ये जल छोड़ेगा तो क्या वाटर पहले से मौजूद है, तो ये रिएक्शन पीछे ही रहेगी या नहीं? और अगर ये रिएक्शन पीछे ही रहेगी तो यही है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब यही दौड़ पड़ेगा बेंजीन की तरफ, कहेगा बेंजीन में आ रहा हूं, बेंजीन विद ए लीविंग ग्रुप। बेंजीन कहेगा डोंट वरी, मैं हूं ना, लीविंग ग्रुप को मार दूंगा लात। अच्छा, जैसे ही बात पता चली तो N2O5 भी आ गया। वो कह रहा है अगर आप ये काम कर सकते हो तो प्लीज मैं भी एक ऑप्शन हूं। ये बात जैसे पता चली तो ये भी आ गया। ये कह रहा है एसीटेट भी लीविंग ग्रुप ही होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ये SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही है या नहीं? क्या ये SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही है या नहीं? बताओ जी बताओ। एक एरिनियम आयन, फिर H छोड़ के, एंड ये NO2। मेरे भाई नोटिस करो, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये लास्ट वाला है, क्योंकि तुम आप नोटिस कर सकते हो कि यहां रेडीमेड NO2 प्लस है। यहां रेडीमेड NO2 प्लस है भाई, रेडीमेड NO2 प्लस है या नहीं?
तो पांचवें का क्या ही मैकेनिज्म करनी है, तो NO2 प्लस सीधा बेंजीन पे अटैक कर जाए। सबसे बेस्ट तरीका ये है। फिर फर्स्ट मिक्स एसिड, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछा जाता, टेंशन मत लो। तो मेरे भाई हमने नाइट्रेशन के हर पॉसिबल केसेस को किया है। अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चंस और बाकी केसेस करेंगे। जाएं, सुंदर नोट्स बनाएं, कॉपी के एक एक चीज को क्लियर रखें। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।